आप सभी को राधे राधे। आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उस सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि महारा गांव जगमग गांव योजना में अब तक हरियाणा में कुल कितने गांव शामिल हो गए हैं। सवाल फिर कहूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सवाल का ठीक आंसर 5805 गांव हैं। ये योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये योजना स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई को स्टार्ट हुई थी। 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये योजना स्टार्ट हुई थी कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से स्टार्ट हुई थी ये, और कुरुक्षेत्र के कहाँ से? कुरुक्षेत्र में ये दयालपुरा जो है ना, वहाँ से स्टार्ट की गई थी इस योजना को। इसका सीधा सा उद्देश्य है कि 24 घंटे गाँव में बिजली उपलब्ध करवाना। पंचकुला, अंबाला ये शुरुआती जिले थे इस योजना को लगभग पूरा करने के मामले में। आगे बढ़ें और आज का जो पहला करंट अफेयर है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब रोहतक महम हांसी नई रेलवे लाइन का शुभारंभ करेंगे। आपको शायद अच्छे से ये पता होगा कि मैंने एक दिन थोड़े दिन पहले करंट अफेयर पढ़ाया था कि 16 फरवरी के दिन भारत के प्रधानमंत्री जी रेवाड़ी आने वाले हैं। और रेवाड़ी आने तो वाले हैं, पर रेवाड़ी किस लिए आएंगे? भारत का दूसरा एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दूसरा एम्स है, इसका उद्घाटन करने वाले हैं रेवाड़ी के माजरा के अंदर। आपको ये बात याद होगी। अच्छा सर, इससे पहले हरियाणा में पहला एम्स कहाँ पे है? सर इससे पहले हरियाणा के अंदर पहला एम्स है झज्जर के अंदर। झज्जर में कहाँ पे है सर? झज्जर के अंदर बाड़सा के अंदर है। ऑलरेडी एक एम्स है, दूसरा एम्स अब रेवाड़ी के अंदर बनने वाला है। मतलब इसका उद्घाटन किया जाएगा, नींव रखी जाएगी कह सकते हो, उद्घाटन तो नहीं। और 16 फरवरी के दिन ऐसा होने जा रहा है। के साथ साथ दूसरा काम और होगा, नरेंद्र मोदी जी रोहतक महम हांसी नई रेलवे लाइन का शुभारंभ करेंगे। मैं आपको वैसे बता देता हूं कि हिसार डिस्ट्रिक्ट इसमें मेन होने वाला है। हिसार से दिल्ली की ट्रेन जाती है, दिल्ली के लिए ट्रेन जाती है, पर रास्ता क्या होता है? रास्ता जो है ना वो है भिवानी होके दिल्ली जाती है। मतलब कहने का ये है कि हिसार से दिल्ली भिवानी होके तो ठीक है जा रही है, लेकिन हिसार से रोहतक की कोई भी ट्रेन नहीं है फिलहाल के लिए। तो इसी करके इस रेलवे लाइन का ये तकरीबन यूं कह सकते हो कि इस परियोजना के माध्यम से रोहतक हांसी के बीच की दूरी को लगभग 20 किलोमीटर तक कम कर देंगे और 68.5 किलोमीटर टोटल इस सेक्शन की लंबाई होगी। रोहतक और हिसार में पहले कोई सीधा रेल संपर्क नहीं था। यह इलाके भिवानी के रास्ते रोहतक भिवानी और भिवानी हांसी हिसार रेल लाइन के जरिए जो है ना जाया करते थे, जिसमें बहुत लंबा पड़ जाता था कह सकते हो आप। अभी रेल मार्ग जो है ये डोब भाली, मोखरा, मदीना, महम, मुंडाल, कला, गढ़ी, ये 5 क्रॉसिंग स्टेशन और जबकि 4 होल्ड स्टेशन होंगे। नया रेल जो सेक्शन होगा वो हिसार से आप अगर कहते हो दिल्ली जाने का रास्ता है, वो एक सब्सिट्यूट मिल जाएगा कह सकते हो आप। हिसार से दिल्ली जाने का मतलब भिवानी से होके भी दिल्ली जाया जा सकता है, और एक ऐसा है रोहतक होके भी, और हिसार से रोहतक जाना और हिसार से हांसी जाना डायरेक्ट ट्रेन में, ये थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब आवागमन थोड़ा सुगम हो जाएगा कह सकते हो आप लोग। चलिए सर, अब ये तो बात ठीक है हमें, लेकिन थोड़ा रेलवे के बारे में भी बात कर लेते हैं। हरियाणा जब बना था ना, तब उस टाइम पे लगभग रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी हरियाणा के अंदर? तो लगभग 3245 किलोमीटर थी मोटे तौर पे। 3245 पॉइंट समथिंग, मतलब एक किलोमीटर थी, जो आज बढ़ के ये 4000 से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है ना, 4000 से ज़्यादा 4100 समथिंग हो चुकी है फिलहाल के लिए, और इससे भी ज़्यादा अभी और इंक्रीमेंट है। तो आप 40 से प्लस 4000 से ज़्यादा याद करिएगा। अच्छा, एक बात है। दूसरी बात ये याद कर लेना आप लोग कि हरियाणा के अंदर सबसे पहले मेट्रो कहाँ आई थी? हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो आई है गुरुग्राम जिले के अंदर। सर कब आई है ये आई है 21 जनवरी को आई है। 21 जनवरी साल 2010 को सबसे पहले मेट्रो आई है यहाँ पे। इसके बाद में आप ये याद रखना कि हरियाणा के कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है, मतलब पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है। तो फतेहाबाद के अंदर कोई रेलवे डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई भी रेलवे जंक्शन नहीं है फतेहाबाद के अंदर। हालांकि मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं कह रहा, फतेहाबाद में वैसे भट्टू में, जाखल में यहाँ पे है, लेकिन खुद फतेहाबाद के अंदर नहीं है, और एक नूह के अंदर नहीं है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है ना ऐसे है जहाँ पे रेलवे का कोई भी प्रभाव नहीं है या रेलवे जंक्शन नहीं है। और फतेहाबाद का एक बहुत फेमस रेलवे स्टेशन है वो जाखल है।
अच्छा, इसके अलावा आपको मैं एक बात और बताता हूँ कि हरियाणा का एक कालका नाम की जगह, कालका पंचकुला में पड़ती है, कालका से शिमला के बीच में टॉय ट्रेन चलती है। और टॉय ट्रेन चलती है ना, तो यहाँ पे नैरो लाइन है, छोटी लाइन। नैरो गेज पता है आपको कितना लंबा होता है? नैरो गेज होता है 0.762 मीटर का होता है, मतलब दो पटरियों के बीच के दूरी जो है ना, ये है 0.762 मीटर होती है। और इसके अलावा एक लाइन और भी होती है जिसको आप लोग कहा करते हो आपकी जो ब्रॉड गेज के नाम से जानते हो, बड़ी लाइन जो रेवाड़ी से बीकानेर के बीच में आती है ना, वो यही है। और ब्रॉड गेज जो होता है ना, इन दोनों के बीच में कितनी लंबाई होती है, कितनी दूरी होती है? 1.676 होती है। एक मीटर गेज भी होता है, उसमें रेलवे पटरी दोनों के बीच में 1 मीटर की होती है, आपकी दूरी होती है। और ब्रॉड गेज में हाई स्पीड ट्रेन चला करती है आमतौर पर। और रेवाड़ी से नारनौल के बीच में जैसे मीटर गेज है। हरियाणा में वैसे सबसे पहले ट्रेन जो है ना कब चली थी? तो वो चली थी 1873 के अंदर चली थी। और कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी सर? ये चली थी दिल्ली से लेके रेवाड़ी के बीच में चली थी। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी सबसे पहली ट्रेन। हरियाणा में सबसे जो बड़ा रेलवे जंक्शन अगर आप मुझसे पूछ लो तो भी कौन सा है? रेवाड़ी का है। अच्छा, एक बात याद रखना, रेलवे स्टेशन और रेलवे जंक्शन में फ़र्क होता है। जंक्शन का मतलब होता है जहाँ से, जिस पॉइंट से कई जगह जाया जा सके, मतलब वो मल्टीपल शहरों को वो रास्ता जोड़ता है, वो जंक्शन होता है। स्टेशन का मतलब ये है कि जहाँ से केवल दो ही पॉइंट जुड़ते हों, ए या बी, दो ही पॉइंट, मतलब इधर जाओगे तो बी पॉइंट, इधर जाओगे तो ए पॉइंट, और यहाँ से कोई दूसरे और पॉइंट नहीं मिलते हो, मतलब ना सी है ना डी है, आप इधर उधर कहीं नहीं, केवल सीधा इधर उधर आ सकते हैं आप लोग, लेफ्ट राइट। लेकिन यहाँ मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, वो जंक्शन कहलाता है एक्चुअली। ठीक। हरियाणा में पहली बार सीएनजी ट्रेन के बारे में अगर आपसे मैं पूछूं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है, ये एक डेमो ट्रेन चली थी। ये चली थी 13 जनवरी को, 13 जनवरी 2015 को चली थी। और ये भी रेवाड़ी से चली थी, लेकिन इस बार ये रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। ठीक है ना, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। तो सब पॉइंट्स आप लोगों को याद रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए सर, थोड़ा और आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा रहेगा? अगला है कि एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से अभी रिसेंटली डॉक्टर बीआर कंबोज को सम्मानित किया गया है। ये कौन है सर? ये वीसी हैं एचएयू यूनिवर्सिटी के, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी हैं। प्रोफेसर बीआर कंबोज को एमएस स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चौधरी चरण सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर बीआर कंबोज को जो विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक विस्तार और विशेषज्ञ के रूप में ये सम्मान मिला है इनको। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में वन हेल्थ वन वर्ड पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये पुरस्कार इनको दिया गया है। इनकी कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए इस सम्मान इस सम्मान से इनको नवाजा गया है। अच्छा, प्रोफेसर बीआर कंबोज जो है ना, ये किसानों की समस्या, ज़रूरत, आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्थिति है, इनको बहुत अच्छे तरीके से इनकी समझ है। इनके लगभग 300 से ज़्यादा रिसर्च पेपर है, लेख है। ये अब तक इंटरनेशनल मैगजीन है, बुक्स है, ये टेक्निकल मैगजीन्स हैं, इनके अंदर पब्लिश हो चुके हैं ये तक। और इन्होंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी की है रिसर्च के अंदर जो किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुई है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में बात करें तो इनको हरित क्रांति के फादर कहा जाता है। और जो एक सम्मान है इनका, ये अवार्ड है ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, इसके द्वारा ये सम्मान, और इस सम्मान की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। भारत में खाद्य सुरक्षा और स्थिरता सहित कृषि के क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता है। पहला पुरस्कार भारत के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को 15 मार्च 2005 को दिया गया था। और 13वां पुरस्कार 19 अगस्त 2023 को जो है ना, सहगल फाउंडेशन भारत और सहगल फाउंडेशन यूएस के संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र सूरी एम सहगल को जो है ना दिया गया है ये। और मैं आपको बता देता हूं कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का निधन अभी पिछले ही साल 28 सितंबर 2023 को हुआ है। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक, और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलो को हरित क्रांति का जनक दुनिया के अंदर भी माना जाता है। भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली इसी क्वेश्चन में से 2 लोगों के नाम ऐसे हैं जिनको भारत रत्न के लिए भी अभी नॉमिनेट किया गया है। एक तो है चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है ना, चौधरी चरण सिंह, इनका भी नाम भारत रत्न, और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है, इनका नाम भी भारत रत्न।
और तीसरे पर्सन जो है ना वो है पीवी नरसिम्हा राव, जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और ये 5.5 महीने प्रधानमंत्री रहे, कभी पार्लियामेंट में नहीं जा पाए थे ये। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को तो चारों सम्मान मिल चुके हैं, मतलब इनको पद्म श्री भी मिल चुका है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म और के साथ में भारत रत्न, मतलब सबसे टॉप एंड अवार्ड भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री होता है। तो इनको चारों ही, अब तो चौथा इनको मरणोपरांत मिल रहा है, पर 3 इनको इनके जीवित रहते ही दिए गए हैं। इस बार भारत में 5 लोगों को भारत रत्न मिल रहा है, पता है आपको? एक कौन है? कर्पूरी ठाकुर है, जो बिहार के एक्स सीएम और डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे कौन है? तीसरे चौधरी चरण सिंह हो गए। और चौथे कौन हो गए? चौथे एम एस स्वामीनाथन। और 5वें कौन हो गए? पीवी नरसिम्हा राव। तो पहली बार ऐसा हो रहा, वरना तो हर बार ये 3 ही लोगों को मिलता है एक साल में, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है 5 लोगों को एक साल में दिए जाएंगे सम्मान। ये बॉब की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा बुनियादी सुविधाओं पे खर्च करने के मामले में दूसरे नंबर पे है भारत के अंदर। ई सर्विस देने में हरियाणा राज्य किस स्थान पे है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई सर्विसेज देने के मामले में हरियाणा राज्य भारत के अंदर 8वें स्थान पे है। इसमें एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले तो मैं बता देता हूँ कि पूरे भारत में ई सर्विसेज देने के मामले में ऑल ओवर इंडिया, राज्य, यूनियन टेरिटरी, सब में सबसे टॉप है जम्मू कश्मीर। 1117 ई सर्विसेज सबसे ज़्यादा देता है। इस पायदान में आप देखोगे तो पहले पे जम्मू है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे केरल, 5वां उत्तराखंड, 6वां उत्तर प्रदेश, 7वां तेलंगाना और 8वां राज्य हरियाणा है, जो 757 ई सर्विसेज देता है। इनमें से भी अपनी ई सर्विस का नाम आपको पता होना चाहिए, और वो है परिवार पहचान पत्र। मतलब इसके तहत हरियाणा राज्य क्या है? इसके तहत हरियाणा राज्य लोगों को सारी की सारी ई गवर्नेंस, ई सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे मान लेते हैं कि स्कॉलरशिप हो, चाहे मैरिज सर्टिफिकेशन हो, डाइवोर्स से रिलेटेड हो, या विकलांगता पेंशन हो, बुढ़ापा पेंशन हो, सब कुछ इसी से ही रिलेट कर दिया है हरियाणा ने इसको। हरियाणा में इसका साउ मोतो ई सर्विस डिलीवरी, ये इसका थीम भी है। तो आप, ये थोड़ा एक यूनिक सवाल हो सकता है आपके लिए, जो आप लोगों को याद करना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिवार पहचान पत्र, हर एक राज्य की अपनी अपनी एक स्कीम है, उनमें से हरियाणा की परिवार पहचान पत्र है स्कीम है, ये याद रखना आप लोग। ये सर अवार्ड या ये रैंक देता कौन है? तो ये रैंक देता है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी जो असेसमेंट वे फॉरवर्ड एनुअल रिपोर्ट 2023 है, ये रिपोर्ट पब्लिश की है। इन्होंने अभी वैसे भारत में कहा है कि भारत में ई गवर्नेंस यात्रा का विश्लेषण करें, ई सर्विसेज की संख्या बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विसेज मिलें घर बैठे ही, राइट टू सर्विसेज का भी यूज़ करें, या सेंट्रलाइज पोर्टल है, इनकी संख्या भी बढ़ाएं। भारत में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, इसके केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं, जो कि वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन क्षेत्र, मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी के पास ही है ये डिपार्टमेंट। और राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उधमपुर जम्मू से ये जीते हुए हैं। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री युवा योजना 2.0 में किस हरियाणवी का सिलेक्शन हुआ है? बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।